हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसा गया AIB-19 का सभी का एग्ज़ाम। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ जब ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा कि आखिर आपके कितने प्रश्न हैं जो कि सही हुए हैं। तो ये हमारे पास जो सीरीज़ है, सीरीज़ नंबर है हमारे पास C। तो ये शुरुआत करते हैं वीडियो की, आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर करके आए हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूँ तो देखिए आज का जो एग्ज़ाम था AIB-19 का वो 2 लेवल से था। इजी भी बहुत था और टफ भी था। टफ वैसे टफ नहीं है, बट यहाँ पर क्वेश्चन जो है सेक्शन बेस भी इतने ज़्यादा थे। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि सेक्शन बेस इतना क्वेश्चन नहीं पुटअप होता है जितने इस बार उन्होंने पुटअप किए हैं। और साथ ही साथ प्रॉब्लम, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी। प्रॉब्लम टफ नहीं थी, बट ये कि उनको पहले रीड करना है फिर उनको समझना है, इसलिए जो 3 घंटे का टाइम था वो भी उसके लिए एक तरीके से क्या था, बच्चों के लिए कम था कि प्रॉपर अगर उस प्रॉब्लम को अच्छे से वो रीड आउट करें, क्योंकि उनके मेंटली सिचुएशन पर डिपेंड थी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे हमने कहा सीरीज हमारी C है, तो हमारे सबसे पहले हिंदू लॉ से है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, आरती और राजेश की शादी को 5 साल हो चुके हैं। इस दौरान राजेश द्वारा आरती पर लगातार अत्याचार किया जाता रहा है, जिससे उसे भावनात्मक और मानसिक परेशानी होती रही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) के तहत क्रुअल्टी के आधार पर आरती तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का फैसला करती है। अब यहाँ पर हमें बताने ये हैं कि वो तलाक के लिए अर्जी दाखिल तो करेगी, बट इसके लिए कौन सा ग्राउंड उसके लिए उचित होगा। तो देखिए हम यहाँ पर आपको क्या बताएंगे, केवल सही ऑप्शन ही बताएंगे, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी है तो सारे ऑप्शन हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेनली क्या चीज़ है, आरती को तलाक की मांग वो तभी करेगी, पहले उसे क्या साबित करना, मतलब तलाक की मांग करते समय उसे ये साबित करना होगा कि उसके साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता की गई है। पहले का सही उत्तर है डी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जहां पर दाएं भाग जो है साइलेंट होती है वहां पर किस चीज को प्रीवियस दी जाएगी, तो वहां पर देखिए मिताक्षर जो है प्रचलित रहेगी। दूसरे का सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर प्रॉब्लम का है। निशा और आकाश जो है अलग हो चुके हैं, वे दोनों अपने नाबालिग बच्चे आरव की कस्टडी चाहते हैं। निशा जो है मुख्य रूप से उसकी देखभाल कर रही है आरव की, जबकि आकाश यह दावा करता है कि आरव के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता है वो केवल आकाश ही प्रदान कर सकता है। अब दोनों संरक्षक एवं प्रतिपाल अधिनियम 1890 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। तो कोर्ट यहाँ पर अब उस बच्चे आरव की कस्टडी को डिसाइड करने के लिए किन चीज़ों पर ध्यान देगी, तो देखिए बच्चे का जो कल्याण और सर्वोत्तम हित होगा उसी पर जो है न्यायालय यहाँ पर विचार करेगी। यहाँ पर तीसरे का राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्रॉनिकल का है। यहाँ पर ये पहला पूछ रहा है कि बोले गए शब्द किसके अकॉर्डिंग आते हैं। देखिए बोले गए शब्द जो है किसमें शामिल होंगे, तो बोले गए शब्द जो है वो सुन्नत उल कौल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दीपिका बनाम कैट का जो केस है वो आपका विशिष्ट संबंधों से है। ठीक, उसके बाद आता है मोन सुन्नत उल कुल तकरीर ही है, यानी कि तीसरे का तीसरा, यानी कि सी का तीसरा ही है। फिर आता है आस्कोर बनाम करतार सिंह, ये जो केस है प्रथागत कानूनों से संबंधित है। फिर आता है शायरा बानो बनाम भारत संघ, तो आप लोग जानते हो 3 तलाक। मेन चीज सबसे बड़ी इसमें क्या थी कि शायरा बानो का केस 3 ट्रिपल तलाक को लेकर के ही था, और यहाँ पर ई का 5वां ही दे रखा है, जबकि किसी के अंदर यह नहीं दिया हुआ था। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी हिंदू मैरिज एक्ट से देखिए क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछे कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत किन सेक्शंस में सैपिंड संबंधों की चर्चा की गई है। अब आप देख रहे होंगे कि अभी तक के 4 क्वेश्चन थोड़े प्रॉब्लम बेस्ड थे, बट ये वाला क्वेश्चन जो है क्या है, सीधा सेक्शन एक्ट से उठा हुआ रखा है कि सैपिंड रिलेशनशिप के संबंध में कहाँ कहाँ चर्चा की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि सैपिंड रिलेशनशिप जो है वो सेक्शन 3 के FI में परिभाषित की गई है, और सेक्शन 5 का जो जहाँ पर विवाह की शर्तें दी गई हैं उसका क्लॉज 5 जो है वो सापेंडर रिलेशनशिप की बात करता है कि सापेंडर रिलेशनशिप में किए गए जो विवाह हैं वो कैसे होंगे, शून्य माने जाएंगे। तो यहाँ 5 का सही ऑप्शन है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन हमारा देखिए नीचे है, क्योंकि कुल मिलाकर हमारे 8 क्वेश्चन आते हैं पारिवारिक विधियों से। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत तलाकशुदा व्यक्ति को
दोबारा शादी करने के लिए। तो देखिए ये सीधा सेक्शन 15 से क्वेश्चन आप लोग सेक्शन 15 में सीधा डायरेक्ट जा सकते थे कि कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, सी है, डिग्री की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक उसको इंतजार करना होगा, तभी वो सेकंड मैरिज कर सकता है। ऐसा सेक्शन 15 में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ये कहना चाहते हैं कि किस केस में जेल के एक कैदी ने शारीरिक यातना का वर्णन करते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र भेजा था। यानी कि जो कैदी होते हैं उनके साथ जेल के अंदर बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पत्र भेजा था, और जो कि जनहित याचिका में भी अग्रणी बन गया था। तो देखिए जनहित याचिका में जो अग्रणी केस है वो हमारा आता है होशियारा खातून बनाम बिहार राज्य का, और ये सही भी है, इसका राइट ऑप्शन भी हमारा सही होगा। ठीक है, 7वें का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए फिर ये हमारा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। 1980 के दशक की शुरुआत में एक सामाजिक कार्यकर्ता समूह ने दिल्ली के पास पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूरों के गंभीर शोषण का पता लगाया। सामाजिक कार्यकर्ता समूह ने क्या कि दिल्ली के पास जो पत्थर की खदानें हैं उनमें जो काम करने वाले एक मजदूर हैं उनका शोषण किया जा रहा है, ये पता लगाया, और कई बच्चों सहित मजदूर बेहद खतरनाक स्थितियों में वहां पर काम कर रहे थे। अस्थायी आश्रय स्थल में वो रह रहे थे, मतलब रहने का स्थल भी उनका स्थायी नहीं था, और वास्तव में कर्ज और जबरन मजदूरी के चक्कर में वो फंसे हुए थे। इन परिस्थितियों से मौलिक मानवाधिकारों के सुनियोजित उल्लंघन का पता चला। वहां काम करने वाले लोगों की भयानक स्थिति को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया गया, और उस केस में न्यायालय ने विचारों को एक माना। यानी कि इनमें से कौन सा विचार है जिसको वहां पर उन्होंने इंक्लूड किया, यहाँ पर हमें ये पहचानना होगा। तो देखिए सीधा सा है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने जबरन मजदूरी के खिलाफ अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत जीवन और मानवीय गरिमा के अधिकार से प्राप्त एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे 8वें का होगा, ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, देखिए ये कहना चाहते हैं कि जनहित याचिका मामलों में न्यायालय पारंपरिक मामलों के समान निष्क्रिय भूमिका निभाता है। जो जनहित याचिकाएं होती हैं, जनहित याचिका मुख्य रूप से व्यक्तिगत विवादों पर केंद्रित है। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है बी, कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुस्लिम लॉ से। ये कहना चाहते हैं कि फातिमा एक मुस्लिम महिला है जिसे उसके पति इमरान ने तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद कर लिया है। फातिमा अब इमरान से अपने और 2 जो नाबालिग बच्चे उनके लिए मेंटेनेंस की मांग कर रही है। इमरान ने कहा कि फातिमा ने दोबारा शादी कर ली और इसलिए वह किसी भी भरण पोषण की हकदार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मेनली अब इमरान ने यह कहा कि फातिमा ने दोबारा शादी कर ली है, तो अगर फातिमा ने दूसरा विवाह कर लिया है, ठीक है, तो वो फिर भरण पोषण की हकदार नहीं मानी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हिंदू मैरिज एक्ट से ही, कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजूजल राइट्स है उनके लिए प्रावधान किस सेक्शन में, तो सेक्शन 9 के अंतर्गत। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 11, उसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। अब देखिए क्वेश्चन भी प्रॉब्लम से, जैसे मैंने कहा था कि हर तरीके से आप देख रहे होंगे सीधा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कितने बड़े बड़े यहाँ पर बन रहे हैं। वर्ष 2020 में ये कह रहे हैं रोड़ो गांव में कोविड महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो सके, जबकि उसी वर्ष पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो रहा था 2020 में ही। श्री हरिवंश ने उस वर्ष पंचायत कार्यकाल समाप्त हो गया जब उसके बाद पंचायत में लोगों का प्रतिनिधित्व किया तथा राज्य के पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून बनाया कि उनकी आर्थिक गतिविधियों की दैनिक सीमा 100 रुपये ही रहेगी। निम्नलिखित में से किस केस में इसकी अनुमति दी गई या इसको प्रतिबंधित जो भी चीज़ें की गई इस किस केस के थ्रू ये चीज़ें यहाँ पर की गई हैं, तो MCD बनाम बिरला कॉटन का ये केस रहा है सेक्शन 12 के लिए। सी आंसर सही है। अब आप लोग देख रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक कार्य की न्यायिक समीक्षा के लिए आधार नहीं है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होते हैं उनकी अगर जुडिशियल रिव्यू किया जाए तो किस ग्राउंड पर नहीं कर सकते हो। नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने जो है नहीं के चक्कर में ही गलत किए हैं। वो पूछा कौन सा नहीं है और सही ऑप्शन वहाँ पर लगाकर चले गए हैं। तो देखिए ये कह रहे कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है
उनमें कौन से ग्राउंड पर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते? अवैधता यानी कि इलीगलिटी को लेकर के, उसके बाद है तर्कहीनता, नेक्स्ट है आपका आनुपातिकता और जनमत। तो देखिए यहाँ पर जनमत को लेकर के जो है क्या नहीं किया जा सकता है, आधार नहीं हो सकता। 13वें का जो है सही ऑप्शन हमारा रहेगा यहाँ पर बी वाला कि केवल 4 को हम ग्राउंड नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 14वां। ये कह रहे हैं कि व्यावसायिक नैतिकता में जो प्रोफेशनल एथिक्स होता है उसमें हितों का टकराव, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या दर्शाता है? तो देखिए जो व्यावसायिक नैतिकता है उसमें हितों का टकराव ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्तिगत हित व्यावसायिक हितों से टकराते हैं। 14 का सही उत्तर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा प्रॉब्लम बेस है, देखिए 15। इसमें कहा गया है कि अधिवक्ता श्री एक्स एक संपत्ति विवाद मामले में एक मुवक्किल यानी कि क्लाइंट श्री वाई का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता श्री एक्स ने मामले में देरी करने के लिए विरोधी पक्ष से रिश्वत भी स्वीकार कर ली। देखिए विरोधी पक्ष से, जिससे श्री वाई के हितों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा भी एक्स ने अपने क्लाइंट को सुवैधपूर्ण सुनवाई की तारीखों के बारे में सूचित भी नहीं किया, जिससे जो जजमेंट है वो भी उसी के प्रतिकूल गया। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? देखो अब ये जो एक्स एडवोकेट है इसने यहाँ पर किन नियमों का उल्लंघन किया है? तो देखिए यहाँ पर इसने जो इसका पेशेवर नैतिकता है उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो रूल बनाए हैं उनका उल्लंघन किया है। यहाँ पर 15 का सही ऑप्शन है सी। 15 का सही ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये एडवोकेट एक्ट से आए हुए क्वेश्चन से देखिए। अब ये कह रहे हैं कि व्यावसायिक कदाचार के केस में जो कार्रवाई होती है उसका नेचर कैसा है? तो देखिए क्वासी क्रिमिनल नेचर, ये अर्ध आपराधिक प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक है, केवल 3। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 जो कथन कारण का है। ये पहला बता रहे हैं कि जनहित याचिका जो मामले हैं उनमें सुने जाने का अधिकार की अवधारणा में ढील दी जा रही है। जनहित याचिका किसी भी जनहितैषी व्यक्ति को उन लोगों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती है जो खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला। ए और आर दोनों सही है बट आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो प्रत्यायोजित विधान का मतलब होता है, देखिए जब हमें जो रूल बनाने की पावर है उसके ऊपर नीचे वाले पर्सन को डेलीगेट कर दें, तो यहाँ पर संसद द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों के तहत प्रशासनिक अधिकरण द्वारा बनाए गए कानून, यानी कि जब पार्लियामेंट अपनी कानून बनाने की पावर को उसके जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल्स हैं उनको सौंप देती है, तो ये प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर 18 का सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है कंपनी लॉ से क्वेश्चन। ये पूछा गया कि कंपनी लॉ का 2013 का जो अधिनियम है संशोधन किया गया है कि धारा 43 में किसका प्रावधान किया गया है? तो देखिए 19 का सही ऑप्शन है डी वाला। यहाँ पर सेक्शन 43 में जो है पूंजी के प्रकार के संबंध में बात की गई है। 19 का सही उत्तर है डी। ठीक है, डी वाला। नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी देखिए। सूरत शहर में एक्स नामक एक विनिर्माण कंपनी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट को पास की नदी में बहा रही है। ठीक है, जो कंपनी है, इससे गंभीर प्रदूषण हुआ जिससे नदी का पानी पीने के अयोग्य हो गया और जलीय जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय किसान और निवासी जो सिंचाई और दैनिक जरूरतों के लिए उस नदी पर निर्भर हैं, दूषित पानी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और फसल विफलताओं का सामना करने लगे। स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कई शिकायतों के बावजूद भी कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब इसमें सही ऑप्शन जो है कौन सा होगा बताइए? तो यह जो काम किया गया है ये जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 24 का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। ये जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही उत्तर है सी। ध्यान रखिएगा भाई, शिकायतों के बाद भी जो है बराबर आप उसका पालन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 24 का उल्लंघन किया गया है। नेक्स्ट पूछते हैं अम्ब्रेला विधान के नाम से कौन लोकप्रिय है? तो अम्ब्रेला क्या होता है? देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है
ठीक है, हमारा जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो अम्ब्रेला का काम करता है ना, हमारे छाते का। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को ही अम्ब्रेला विधान के नाम से जाना गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थ का वर्णन करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 21W के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। यानी कि ये जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसका सेक्शन 21W में जो है क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, साइबर कैफे, दूर संचार नियामक यानी कि साइबर कैफेज, टेलीकॉम रेगुलेटर्स, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स, यानी कि यहाँ पर सही उत्तर है हमारा 1, 2 और 4, यानी कि ए आंसर सही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 23। ये कह रहा है कि उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निष्पक्षता के लिए खतरों को कम करने और संभावित पूर्वाग्रह की किसी भी धारणा का मुकाबला करने में मदद करते हैं। क्या? जो उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं है, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का धोखा, यहाँ पर देखिए इसके हमें सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। धोखाधड़ी तरीकों से कार्य करना, ये कह रहे हैं कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं है, तो देखिए धोखाधड़ी तरीके से कार्य करना, यदि आवश्यक हो तो मूल्यांकन की समकक्ष समीक्षा करना, ग्राहक के साथ किसी भी पूर्व संबंध का खुलासा न करना, हितों के टकराव के किसी भी संभावित स्रोत का खुलासा न करना। तो यहाँ पर प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं है, कौन सा वाला? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन रहेगा ये रहेगा केवल डी वाला ऑप्शन, दूसरा। यदि आवश्यक हो तो मूल्यांकन की समकक्ष समीक्षा प्रदान करना, ये चीज़ें उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय के अंतर्गत शामिल होती हैं, बाकी पहली, तीसरी, चौथी नहीं होती। तो इस क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, देखिए ये हमारा सीधा सेक्शन से पूछा गया है। धारा 284 ये कंपनी लॉ का है। शेयर का मीनिंग है किसी कंपनी की शेयर पूंजी में हिस्सा और इसमें शामिल है। क्या चीज़ें शामिल है? देखिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग केवल स्टॉक को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 25, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून जो है वो सामाजिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो देखिए चारों ही एक्ट शामिल किए गए यहाँ पर। मातृत्व लाभ अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, रोजगार कार्यालय अधिनियम, ये सारे ही 1, 2, 3, 4, 25 का सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, ये कहने कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत किसी संगठन में औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय करने के लिए किसकी स्थापना नहीं की गई। तो आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारा जो एक्ट है वो एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो यहाँ पर आपका लेबर कोर्ट्स भी होंगे, नेशनल ट्रिब्यूनल भी होंगे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स भी होंगे। तो इसमें किसकी ज़रूरत नहीं है? आपका एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल की ज़रूरत नहीं है, पर्यावरण न्यायाधिकरण की आवश्यकता नहीं है। 26 का सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से प्रॉब्लम बेस है, यानी कि हमारा क्वेश्चन है 27। ठीक, इसने पूछा है कि विनिर्माण कंपनी XYZ टेक्सटाइल लिमिटेड ने हाल ही में बिना कोई मुआवजा दिए 4 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। यह बर्खास्तगी कर्मचारियों के कदाचार के कारण हुई थी। कंपनी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच भी की गई। समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। कर्मचारियों ने छंटनी मुआवजे का दावा किया, जिसे भी मैनेजमेंट ने डिसमिस कर दिया। अस्वीकृति से व्यथित कर्मचारियों ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत श्रम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई। तो ये इस समस्या के लिए सबसे सही उत्तर कौन सा होगा? देखिए, बर्खास्तगी छटनी के बराबर है, इसलिए मुआवजा दिया जाएगा। बर्खास्तगी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों का उल्लंघन किया, इसलिए मुआवजा दिया जाएगा। बर्खास्तगी छटनी नहीं है, इसलिए कोई मुआवजा नहीं है। बर्खास्तगी ले ऑफ के बराबर है, इसलिए मुआवजा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर है डी वाला। ये जो बर्खास्तगी है ना, ये ले ऑफ के बराबर होगी, इसलिए उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ये भी प्रॉब्लम का है। ये कह रहे हैं कि मालती जो है एक छोटी व्यवसायी है, ठीक है, और ऑनलाइन कपड़ों की वो दुकान चलाती है। हाल ही में उसने देखा कि उनकी वेबसाइट हैक कर ली गई है और उनके ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी, जिनमें उनका नाम, पता, भुगतान विवरण सब चुरा लिए गए हैं।
कुछ ही समय बाद उनके कुछ ग्राहकों ने अपने खाते में अनधिकृत लेन देन की सूचना दी। मालती इस घटना के लिए शिकायत दर्ज कराना चाहती है, तो उसके लिए सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए, यह सूचना जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66 के तहत दंडनीय है और ग्राहक कुछ परिस्थितियों में मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं। यहाँ पर 28 का सही ऑप्शन है ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडस्ट्रियल से, इसमें ही आपका ये कह रहे हैं कि औद्योगिक संबंध 2020 यानी कि जो औद्योगिक संबंध संहिता है उसके 2020 के तहत नियोक्ता की परिभाषा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? सेक्शन नंबर 29 में पूछ रहे हैं कि नियोक्ता की परिभाषा में किसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, कारखाने का अधिभोगी, ठेकेदार, कारखाने का प्रबंधक, कारखाने का प्रबंधक निदेशक। तो यहाँ पर हमें देखना है 29 का सही ऑप्शन है, देखिए डी वाला, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि ठेकेदार जो है इसमें शामिल नहीं है। मतलब कहने का क्या है, हाँ बिल्कुल, कारखाने का अधिभोगी, कारखाने का प्रबंधक और प्रबंधक निदेशक जो हैं ये नियोक्ता के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, बट ठेकेदार को देखिए नियोक्ता के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन देखिए टोट से और प्रॉब्लम बेस है। लिफ्ट लेते समय सुश्री जे को पता था कि ड्राइवर ने शराब पी रखी है, नशे में है। परिणाम स्वरूप कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सुश्री जे जो थी उनको चोटें आई और उन्हें मुआवजे के लिए दायर किया। अब जो टी था इसने किस लिए बचाव का दावा कैसे करता है? भाई इसलिए करेगा कि क्योंकि जे को पता था कि मैंने ड्रिंक की हुई, उसके बाद भी एक क्यों पड़ी चढ़ी, ये अपनी इच्छा से जानते चढ़े, तो वॉलंटाइन नॉन फेडेड इंजूरी यहाँ पर लागू होगा 30 का सी। और वो मिस जो ये है सुश्री जे जो है, ये मिसेस जे जो है क्या नहीं ले सकती, यहाँ पर मुआवजा प्राप्त नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा टोट से है और प्रॉब्लम ही है। श्री के एक इमारत के मालिक हैं जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और उन्हें किराए पर देकर उन्होंने काफ़ी आय भी अर्जित की है। अब श्री वाई पास की कपास मिल के मालिक हैं जिन्हें श्री के द्वारा कब्जे के बाद बनाया गया था। ठीक है, मिल के शोर और धुएं के कारण कई कमरे खाली रह जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप श्री के को नुकसान होता है। मामले के लिए प्रासंगिक अपकृत्य की जांच करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर हमारे सामने मेन चीज़ क्या है। पहला हमारा ऑप्शन है न्यूसेंस, यानी कि ये जो वाई है, वाई की मिल है उस जगह पर जहाँ पर के ने जो है अपनी इमारत बनाई हुई है जो कि उसने रेंट पर दी हुई है, जिसे श्री के द्वारा कब्जे के बाद बनाया गया था। अब यहाँ पर वाई की कपास की मिल है जो श्री के द्वारा कब्जे के बाद बनाई गई थी। अब भाई वाई ने जो अपनी मिल बनाई है वो के कब्जे के बाद बनाई हुई है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो है यहाँ पर यह जो मिस्टर वाई होंगे वो न्यूसेंस के दोषी होंगे। 31 का राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। ये भी प्रॉब्लम बेस है। दो बसों के बीच टक्कर हो गई, बहुत इजी प्रॉब्लम में देखिए, जिसमें से एक सरकारी थी दूसरी निजी बस थी, जिसमें निजी बस गलत दिशा से आ रही थी और सरकारी बस लापरवाही से आ रही थी। दोनों ने दूसरी बस को देखकर अपनी बस की गति धीमी नहीं की। अब कर्तव्यपूर्ण कार्य का निर्धारण करें। तो यहाँ पर देखिए दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस थी, क्योंकि एक जो है लापरवाही से आ रहा था, दूसरा गलत दिशा से आ रहा था। तो दोनों जो दुर्घटना है दोनों की ही लापरवाही की वजह से हुई है। 32 का राइट ऑप्शन है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर 33। आयकर अधिनियम 1961 में आय शब्द का वर्णन कहाँ किया गया है? तो 33 के अंतर्गत जो क्वेश्चन हमारा 33 है वो इनकम टैक्स से पूछें कि इनकम शब्द का वर्णन कहाँ किया गया। तो 33 का सही ऑप्शन है हमारा सी वाला, धारा 2 के 24 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 मिनट, हम ऊपर एक क्वेश्चन पढ़े थे 31 वाला, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, देखिए ये काम न्यूसेंस की कैटेगरी में तो आएगा, बट हमारे टोट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उस व्यक्ति को कोई मतलब उसके किसी लीगल राइट्स का तो उल्लंघन नहीं हुआ है, बट देखिए उनको हानि हुई है पैसे की, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से उनके कमरे खाली रह गए जिससे उनको नुकसान हुआ है। तो डैमनम साइन जुरे की कैटेगरी में आएगा। 31 का सही उत्तर है सी वाला। ठीक है,
ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा 34। ये प्रॉब्लम बेस ही है, जिसमें ये कहना चाहते हैं कि श्री एक्स ने धारा 80 इनकम टैक्स से, ये ध्यान रखिएगा, धारा 80 सी के तहत कटौती का लाभ उठाने के लिए डाकघर में 5 साल के लिए सावधि जमा में 65,000 रुपये जमा किए। मान लें कि श्री एक्स आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 BAC के तहत रियायती कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो यहाँ पर श्री एक्स कर चोरी कर का परिहार दोषी नहीं माने जाएंगे। 34 का सही आंसर होगा हमारा डी वाला। ठीक है, कि मिस्टर एक्स इज नॉट गिल्टी ऑफ आइदर टैक्स इवेजन टैक्स एवोइडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही विकल्प चुनवा रहा है हमसे कि पहला है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के तहत कृषि आय कर से मुक्त है, यानी कि कृषि जो है वो इनकम टैक्स से मुक्त है। दूसरा कह रहे हैं कि गैर कृषि आय के मामले में गैर कृषि पर कर मूल छूट सीमा से अधिक है और कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है, जिसे गैर कृषि आय के साथ कृषि आय के आंशिक एकीकरण की योजना तो निर्धारित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, चेक कर लीजिएगा सभी की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। ये कह रहे हैं कि सुश्री जे बैंकर हैं, मतलब ये जो मिसेस जे हैं बैंकर हैं, और मिसेस एफ का चेक स्वीकार करने से इन्होंने मना कर दिया, यद्यपि उनके पास पर्याप्त शेष राशि भी थी और इसीलिए ये जो मिसेस एफ हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब यहाँ पर मिस एफ जो हैं वो किस परिदृश्य के तहत मामला दायर कर सकती हैं, तो इंजूरिया साइन टेमनम के तहत। क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। श्री बी ने, यानी कि जो मिस्टर बी हैं, उन्होंने मिस्टर ए को, ठीक है, यानी कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को मिस्टर ए के कब्जे वाले परिसर को छोड़ने के लिए कहा, यानी कि बी ने क्या कहा कि ए के कब्जे में जो परिसर है ए उसे छोड़ दे, जबकि ए ने मना कर दिया। तो बी ने अपने कुछ कामगारों को इकट्ठा किया जो ए के चारों इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपनी आस्तीन और एप्रन ऊपर कर दिए और वादी की गर्दन तोड़ने की धमकी दी, लेकिन वो नहीं गया। ठीक है, श्री ए अब यहाँ पर किसके तहत जो है मामला यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, तो वो जो है यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर हमारा असॉल्ट। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, हमला किया है। अभी असॉल्ट हमले के अंतर्गत यह अपराध शामिल होगा। 37 का सही उत्तर है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवैलिड गारंटी इज कन्वर्टेड अंडर सेक्शन, यानी कि अमान्य गारंटी की अवधारणा कहाँ से कहाँ तक है, तो 38 का सही उत्तर है डी, 142 से 144 तक। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 39। ये भी देखिए प्रॉब्लम बेस आप लोग देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ा है। पेपर बहुत लेंथी था देखिए आज का, और मैंने जैसे शुरुआत में कहा था दोनों ही टाइप से है, इजी लेवल भी बहुत है, टफ लेवल भी बहुत है, बट अभी आप लोग देख रहे होंगे ये जो आपके अदर छोटे छोटे एक्ट्स थे यहाँ से प्रॉब्लम बेस ज़्यादा आ रहा है, और जो मेजर पोर्शन है आप लोग का वहाँ से सेक्शन बेस आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। रियल एस्टेट डेवलपर ए ने एक प्रमुख भूमि के मालिक बी के साथ उनकी संपत्ति खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया। अब कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त रखी गई थी कि ए 50 लाख रुपये अग्रिम भुगतान करेगा ए, और शेष 1 करोड़ रुपये 6 महीने के अंदर देगा। बदले में बी भूमि का जो ऑनरशिप है हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गया। हालांकि अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद बी ने बिक्री विलेख को निष्पादित करने से मना कर दिया। अब यह दावा करते हुए कि उसे किसी अन्य खरीदार से बेहतर प्रस्ताव मिला है, ए ने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत कॉन्ट्रैक्ट के प्रवर्तन की मांग की, लेकिन बी ने उसके दावे को अस्वीकार कर दिया। ए को अदालत में मुकदमा दायर करना पड़ेगा। तो कहाँ पर करेगा, देखिए ये हमारा SRA जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है उसके तहत गठित जो विशेष न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। 39 का सही उत्तर है डी। ये क्वेश्चन देखिए वहीं पर आ रहा है, क्योंकि उसे क्या कराएगा, वो अपनी संविदा का परफॉर्मेंस कराएगा। भाई मुझे तो प्रॉपर्टी चाहिए, मैंने अग्रिम दे दिया, तुमने अग्रिम के लिए कहा था, अग्रिम मैं दे चुका हूँ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, प्रॉब्लम बेस है, देख पा रहे होंगे। ए इस शर्त पर बी को भूमि का एक टुकड़ा ट्रांसफर करता है कि बी अगले 10 वर्षों तक भूमि के, यानी कि ए क्या कर रहा है, इस कंडीशन पर बी को भूमि का एक टुकड़ा दे रहा है
कि बी आने वाले 10 सालों तक उसको ट्रांसफर नहीं करेगा। टीपीए का क्वेश्चन है। इस केस में बी को अगले 10 वर्षों तक भूमि को किसी और को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या है, यह संपत्ति के हस्तांतरण पर सशर्त सीमाओं के क्या होगा, बराबर माना जाएगा। यहाँ पर 40 का सही ऑप्शन है डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर प्रॉब्लम से है। श्री राजेश ने खरीदे गए माल के भुगतान के लिए अपने आपूर्तिकर्ता श्री शर्मा को, ठीक है, 50,000 रुपये का चेक जारी किया। जब श्री शर्मा ने चेक को जमा किया तो बैंक में क्या थी, अपर्याप्त निधि थी वहां पर। ओके, उसके बाद क्या होता है, अब टिप्पणी के साथ वापस कर दिया। अब इसमें से सही विकल्प क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा कि चेक अनादृत होने के संबंध में श्री शर्मा 3 महीने के भीतर कोर्ट में लिखित शिकायत की जानी है। 41 का सही उत्तर है सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। ये कहना चाहते हैं कि रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज, यानी कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया जाने वाला किराया मुक्त आवास है। कहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, तो ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 17 के 2 के अंतर्गत अनुलाभ है, यानी कि अलाउंस है, दिया गया है। 42 का सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कानून द्वारा लागू न किए जा सकने वाले कॉन्ट्रैक्ट के तहत शून्य है, यानी कि जो हमारा शून्य करार है, तो शून्य करार हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2G इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पर 43 का सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है कि संविदा कानून की, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कौन सी सेक्शन यह बताती है कि प्रस्ताव को किसी भी समय प्रस्तावक के विरुद्ध उसकी स्वीकृति की संसूचना पूर्ण होने से पहले रद्द किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। सेक्शन 5 है। 44 का सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ये हमारा 44 था, जिसका सही उत्तर है सी। ठीक है, सेक्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट से है, जिसमें पूछा गया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2013 के अकॉर्डिंग सरकारें किस लिए भूमि को अधिग्रहण करती हैं? रणनीतिक उद्देश्य से, ठीक है, परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए जहां भूमि का सरकारी स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। तो 45 का सही ऑप्शन है बी। तीनों ही पर्पज से जो है गवर्नमेंट भूमि को अधिग्रहण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये भी लैंड एक्विजिशन एक्ट का है, जिसमें यह पूछा गया है कि भारत में जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है वो किस पुराने कानून की उसने जगह ली है? तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। 46 का सही उत्तर है ए वाला, 1894 वाले अधिनियम की। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। सोहम, एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फिट लाइफ नामक एक मोबाइल ऐप बनाया। सोहम ने, जो कि कौन है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो व्यक्तिगत फिटनेस प्लान प्रदान करता है। उन्होंने ट्रेडमार्क कानून के तहत ऐप का नाम और लोगो रजिस्टर्ड किया और ऐप के सोर्स कोड को कॉपीराइट किया। हालांकि इसके लॉन्च के 6 महीने बाद सोहम को एक बड़ी टेक कंपनी द्वारा विपणन किए जा रहे फिट लाइफ नामक एक प्रतिस्पर्धी ऐप का पता चला, जिसमें एक समान लोगों और सुविधाएं थी। सोहम का मानना है कि प्रतिस्पर्धी ऐप ने उनके सोर्स कोड के तत्वों की नकल की और ग्राहकों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर भ्रामक रूप से समान नाम और लोगों का उपयोग किया। उपर्युक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प क्या है? ट्रेडमार्क कानून के तहत क्या सोहम प्रतिस्पर्धी ऐप द्वारा समान नाम और लोगों के उपयोग के लिए उल्लंघन का दावा कर सकता है? बिल्कुल यस, अगर वह साबित कर सकता है कि नाम भ्रामक रूप से समान है। यहाँ पर 47 का सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ये कह रहे हैं कि भारत में जो साहित्यिक कृतियां हैं, जो लिटरेरी वर्क है, उसके लिए कॉपीराइट संरक्षण की अवधि क्या है? तो यह देखिए, लेखक के जीवन काल जब खत्म हो जाता है तो उसके अलावा 60 वर्ष तक चलता है। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स, यानी कि 48 का सही उत्तर है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कि ये जो हमारा SRA है उसका सेक्शन 31 जो है वो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, लिखतों का निरस्तीकरण। 49 का सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 वाला,
ये कह रहा है कि जो हमारी विशिष्ट अचल संपत्ति है उसकी वसूली कैसे की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 50 का सही ऑप्शन है बी, अचल इमूवेबल प्रॉपर्टी की वसूली जो है वो हमारे सीपीसी के अंतर्गत प्रदान की गई विधि के अंतर्गत ही आप लोग कर सकते हैं। सेक्शन 5 जब SRA का आप पढ़ते हैं तो उसमें चीज़ें दी हुई हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 16 में खंड 4B जोड़ा गया है। तो ये 81वां संविधान संशोधन अधिनियम है। 51 का सही ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए संशोधन से है। 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट राइट है। इसमें आर्टिकल 239A को शामिल किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई। इसमें 38 को शामिल किया गया, जिसमें लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। 334A भी जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद पहली जनगणना हो, मतलब यह जो संशोधन है ये जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद लागू होगा। उपरोक्त वर्णित प्रावधान जब खोज शुरू हुई है तो उससे 15 साल तक की अवधि तक प्रभावी नहीं रहेंगे। इनमें सारे ही ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे 52 में, ठीक है, संशोधन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद ने फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 पारित किया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 53 एक क्वेश्चन है, देखिए हमारा। धारा 3 धर्म जाति, इस एक्ट की बात कर रहे हैं। धारा 3 कहते हैं कि धर्म जाति या लिंग के आधार पर मकान किराए पर देने या बेचने में भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। भेदभाव के लिए 10,000 का जुर्माना लगाती है। धारा 10 मकान मालिकों के लिए पिछले 10 वर्षों में सभी किराएदारों की धार्मिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना अनिवार्य है। एक नागरिक धारा 10 को चुनौती देता है और वो ये कहता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जो है निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट धारा 10 को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, लेकिन कानून के अन्य प्रावधानों को बरकरार? तो ये कौन से सिद्धांत यहाँ पर लागू होगा? तो यहाँ पर देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लागू होगा, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, कि भी अगर सारी चीज़ों किसी चीज़ के अंतर्गत अगर एक ही प्रोविजन खराब है तो उसी को हटा दो ना, सारा एक्ट क्यों खत्म कर रहे हो। 54 कह रहा है कि किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत का जो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक है वो रिपोर्ट किसको देगा? तो देखिए स्टेट के संबंध में रिपोर्ट जो है गवर्नर को देगा, बाकी सेंटर के संबंध में जो है राष्ट्रपति को देता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ऐसा आर्टिकल 129 के अंतर्गत किया गया। 55 का सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस केस में रजिस्टर्ड सोसाइटी को आर्टिकल 12 के तहत एक प्राधिकरण माना गया है? तो रजिस्टर्ड सोसाइटी को जो है अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब के केस में अथॉरिटी माना गया। 56 का सही उत्तर है डी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में यह कहा कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, यानी कि मौलिक अधिकारों को आप त्याग नहीं सकते हो, ऐसा कहा गया है बसेसर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर के केस में। 57 का सही ऑप्शन है बी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58। ये कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट कौन शुरू कर सकता है? तो आर्टिकल 61 में आपने पढ़ा होगा, संसद का कोई भी सदन, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 59। इसमें कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक बल का मतलब क्या होता है? तो देखिए जब इसका प्रयोग जानबूझकर बिना किसी कंसर्न के किया जाए, चोट या भय क्षोभ कारित करने के लिए करे, तो आपराधिक बल कहलाया जाता है। 59 का सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। ये कह रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 182 का क्लॉज फर्स्ट सबसेक्शन फर्स्ट के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज अगर कोई बनाता है या उसका इस्तेमाल करता है तो उस पर मैक्सिमम कितना फाइन लगेगा? तो 300 रुपये। 60 का सही उत्तर है ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 61, जो ये कह रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग संपत्ति की निजी सुरक्षा, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी के सेल्फ डिफेंस करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी व्यक्ति को की मृत्यु भी कारित की जा सकती है अगर कंडीशन कैसी हो। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये प्रोविजन BNS के सेक्शन 41 में दिए हुए हैं। तो देखिए अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी की डकैती करता है या फिर हाउस ब्रेकिंग करता है आफ्टर सनसेट, तो ऐसी स्थिति में जो है संपत्ति की सुरक्षा के लिए सामने वाले की डेथ कोज कर सकते हैं। बट सिंपल तरीके से अगर केवल चोरी, रिश्ते, गृहत्याचार हो तो नहीं किया जा सकता। यहाँ पर 61 का राइट ऑप्शन होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश सुनील के साथ तीखी बहस में उसे लोहे की भारी छड़ से मारता है। इस वार से सुनील का हाथ टूट जाता है और वह कई हफ्तों तक उसका यूज नहीं कर पाता। तो देखिए हाथ तोड़ देना यानी कि अस्थि भंग कर देना, ये IPC 325 के अंतर्गत जो है शामिल किया
जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 300 यानी कि 115 जो हमारा बीएनएस बताता है। ठीक, नेक्स्ट है हम भी क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम बेस्ड है और आईपीसी से ही है। देखिए अब आप देखिए बीएनएस और आईपीसी से बिल्कुल अलग अलग सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। विजय की हत्या करने के इरादे से अमित ने उस पर चाकू से हमला किया। हत्या करने के इरादे से यानी कि इंटेंशन शामिल हो गई। विजय को गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच से पता चला कि अमित ने यह जानते हुए कार्य किया कि उसके कार्यों से उसकी मौत हो सकती है। हालांकि विजय की हत्या की पूरी योजना इरादे का कोई सबूत नहीं मिला है वहां पर। तो देखिए अमित ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है। अब यहाँ पर अगर हम विजय की हत्या करने के इरादे से उसने उस पर चाकू से हमला किया है, बाकी सबूत कोई नहीं मिला है। तो अगर हम इस वाले फैक्ट को देखें तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। बट अगर हम ये देखें कि सबूत नहीं मिला है उसके खिलाफ किसी भी योजना इरादे का, तो राइट ऑप्शन होगा डी। अब यहाँ पर सी या डी में से हमारा जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसको चूज करती है 63 का, वो देखा जाएगा। ठीक है, बशर्ते इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सफिशिएंट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा आर्टिकल संसद और उसके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और नियुक्ति से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं ये जो पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स के, आर्टिकल 105 के अंतर्गत दिए हैं। 64 का सही उत्तर है हमारा डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है कि जीएसटी से संबंधित प्रावधान कब शामिल किए गए। 101वां संविधान संशोधन था। आप लोग देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा संशोधन से आ चुका है। नेक्स्ट है 66, इसमें पूछा गया है कि बीएनएस द्वारा स्नैचिंग का एक नया अपराध शामिल किया गया है। बीएनएस के किस सेक्शन में, तो 304 में। 66 का सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 जो प्रॉब्लम बेस है। देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित पर विचार करें और तब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। श्री पटेल पुलिस अधिकारी हैं और उसके होने के नाते वो शिकायत और सूचना प्राप्त करते हैं कि राजू बैंक की डकैती में शामिल था और उसने अपने खेत में मूल्यांकन संपत्ति छिपाने में भी मदद की है, जैसा कि 2 ग्रामीणों ने कहा है। इस संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन पढ़ने होंगे। देखिए ये पुलिस अधिकारी श्री पटेल राजू को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि राजू को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसने, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 67 है ये। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि राजू को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसने श्री पटेल की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध किया हो। ये जरूरी नहीं है भाई, चूंकि राजू के खिलाफ और भी कंडीशन हो सकती हैं गिरफ्तार करने की। चूंकि राजू के खिलाफ उचित शिकायत प्राप्त हुई है और ग्रामीणों की गवाही के कारण एक पक्का संदेह हुआ है, इसलिए उसे तुरंत गिरफ्तार किया गया। तो बिल्कुल ठीक है दूसरा ऑप्शन हमारा। राजू को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उससे बचने या भागने की कोशिश को, ऐसा जरूरी नहीं है। राजू को तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन देने, धमकी देने, वादा करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें देखिए सही ऑप्शन है हमारा दूसरा और चौथा, यानी कि 67 का सही उत्तर है डी। नेक्स्ट है 68, ये कह रहे कि BNSS यानी कि हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संज्ञेय अपराध होने पर FIR दर्ज करने का प्रावधान शामिल किया गया है। अब मानो अगर वो क्षेत्राधिकार से बाहर की गई है FIR तो क्या कहलाई जाएगी, वो शून्य FIR कहलाई जाती है। 68 का सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है। इसमें पूछा है कि कम से कम कितने साल के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अपराध स्थल का निरीक्षण करने के लिए फोरेंसिक टीम जरूरी भेजनी होती है। तो अगर अपराध में जो सजा है वो 7 साल तक की होती है। 69 का सही उत्तर है ए। नेक्स्ट आता है 70, यह है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में सुनवाई की बात करती है। तो 70 का सही ऑप्शन है ए 356। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई और कार्यवाही की सुविधा उत्पन्न करती है। तो ये धारा 530 है। 71 का सही उत्तर है बी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता को निर्दिष्ट करती है। तो 531। 72 का सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है 73, ये भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है हमारा BNS से। ये पूछे कि अमित और रानी कीमती सामान चुराने के इरादे से रात में घर में घुसने का फैसला करते हैं। वे दरवाजा खोलने के लिए लोहे की छड़ का यूज करते हैं। इससे पहले कि वो कुछ चुरा पाते घर का मालिक जो है अप्रत्याशित रूप से घर में आ जाता है। अमित और रानी घबरा जाते हैं, बिना कुछ चुराए वहां से भाग जाते हैं। विक्रम जो है पुलिस से शिकायत करता है, जिसके आधार पर अमित और रानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर उन दोनों ने कौन सा अपराध किया। तो देखिए चोरी करने का प्रयत्न भी किया और उन्होंने क्या किया, गृहतिचार किया है। 73 का सही उत्तर है डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रेप के केस में जो BNS है उसमें 16 और 12 वर्ष की आयु की महिलाओं से संबंधित प्रावधान है सेक्शन 65 में। 74 का सही उत्तर है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें पूछा है कि भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की कौन सी धारा में घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्ति की पहचान करने और उसे कुर्क करने के प्रावधान 86 में। 75 का बी सही है, और ये CRPC में नहीं था, ये BNSS में न्यू ही ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन हमारा 70 चलेगा, 76 वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये 76 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सा सेक्शन जो है जो मामले हैं उनका शीघ्र निपटारण करने के लिए मामलों के स्थगन पर प्रतिबंध लगा रही है। तो 76 का नहीं सही आंसर है ए 346। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 77, इसमें कहा गया है कि जिला न्यायालय ए में एक मुकदमा लंबित है, लेकिन पक्षकार मीरा जो है वो जिला न्यायालय बी में उस मामले को ट्रांसफर कराने का अनुरोध करती है। अब वो ये कहती है कि न्यायालय ए जो है वो पक्षपाती न्यायालय है। विरोधी पक्षकार रवि ये कहते हुए आपत्ति करता है कि ये जो अनुरोध है निराधार है। अब यह तय करने का फैसला कि मामले को ट्रांसफर किया जाए नहीं किया किसके पास है, तो ये हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। 77 का सही उत्तर है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, माया अपनी पड़ोसी नेहा से कुछ राशि की वसूली के लिए न्यायालय ए में मुकदमा दायर करती है, ठीक है। माया लेना चाहती है नेहा से, नेहा पर पैसे थे माया के। तो कार्यवाही के दौरान नेहा यह अनुरोध करती है कि सीमा नामक एक तीसरे पक्षकार को मुकदमे में शामिल किया जाए, क्योंकि सीमा कथित रूप से इस ऋण के लिए उत्तरदायी है। अब माया आपत्ति जताते हुए दावा करती है कि सीमा कोई आवश्यक पक्षकार नहीं है। न्यायालय ए तब आवेदन की समीक्षा करता और निर्णय लेता है कि सीमा को वास्तव में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाए। तो अब आप देखते हैं कि मामले में पक्षकारों को जोड़ना जो है, पक्षों का संयोजन और प्रतिस्थापन, यानी कि ज्वाइंटर एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 1 नियम 10, यानी कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 78 का सही उत्तर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, जो ये कहता है कि CPC की कौन सी धारा मूल डिग्री से अपील करने की अनुमति देती है। तो ये 79 का सी, जो कि मूल डिग्री से अपील की बात करता है, सेक्शन 96। क्वेश्चन नंबर 80 है कि CPC के तहत लिखित बयान की अधिकतम अवधि देखिए 120 दिन है, क्योंकि 30 दिन आपके नॉर्मली होते हैं, अगर उनमें नहीं देते तो 90 दिन एक्स्ट्रा मिलते, तो कुल मिलाकर 120 दिन हो गए। 80 का ए सही है। नेक्स्ट है 81, ये कह रहे हैं कि CPC की कौन सी धारा भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को उनकी जो व्यक्तिगत उपस्थिति है, पर्सनल अपीयरेंस है, उनको छूट दे रही है, एग्जाम्प्ट दे रही है। तो वह सेक्शन 133 81 का सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 82, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी केस को एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने को के लिए किस शब्द का यूज करते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ सूट। 82 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन का लेवल, पेपर का लेवल ऐसा बना है कि टफ से टफ और इजी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है। अंडर विच ऑर्डर ऑफ द CPC द प्रोसीजर ऑफ समरी ट्रायल जो है वो पार्ट 37 के अंतर्गत दिया हुआ है। सही उत्तर है इसका डी, ठीक है, ऑर्डर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, BNSS की कौन सी धारा राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में योजना तैयार करने का राइट देती है। तो 398, 84 का सही उत्तर है बी, ठीक है, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट 85, BNSS की कौन सी धारा प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में आम जनता को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य बनाती है। 85 का सही ऑप्शन है ए, सेक्शन 37 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब आप लोग देख रहे होंगे सबसे ज्यादा जो हमारे क्रिमिनल प्रोसेसर से क्वेश्चन है वो BNSS से ही आ रहे हैं, CRPC से क्वेश्चन नहीं है। CPC की कौन सी धारा प्रतिपूरक लागत के भुगतान का प्रावधान करती है, यानी कि कंपनसेटरी कोस्ट जो होती है। 35 86 का सही उत्तर है डी। BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 में कौन सा शब्द जोड़ा गया है जो 24 में मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर देखिए कोअर्जन जोड़ा गया है, कोअर्जन मौजूद नहीं था हमारे किसमें 1872 वाले 24 सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, कारोबार के अनुक्रम में का अस्तित्व कब रिलीवेंट है। ये हमारा जो 16 बात करता था 1872 कब आ गया आपका सेक्शन 14। 88 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 89, आपराधिक केस में राजेश पर चोरी का आरोप है। जांच के दौरान पुलिस लैपटॉप को इस स्थान से बरामद करती है जहां राजेश का अक्सर आना जाना था।
लैपटॉप पर उसके फिंगरप्रिंट भी हैं। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अब अदालत उस एविडेंस की कैसे व्याख्या करेगी, तो देखिए ये बरामद लैपटॉप और फिंगरप्रिंट जो है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जिन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ ही माना जा सकता है। 89 का सही ऑप्शन है डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 90। जहां कोई दस्तावेज कई भागों जैसे कि मुद्रण, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में कंप्यूटर संसाधन में निष्पादित है तो उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रत्येक भाग को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, तो सेकेंडरी एविडेंस। 90 का सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन से सेक्शन में यह प्रावधान है कि कोई भी कोर्ट मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी पत्र व्यवहार को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ही ये सेक्शन है। तो 268 सेक्शन तो है नहीं, देखिए अब यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है डी 165। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम से क्वेश्चन आ रहे हैं। 46 जो कि सिविल केसेस में सील की बात करती है, क्या रिलीवेंट होगा, तो देखिए रिलीवेंट होता ही नहीं है। यहाँ पर 92 का सही ऑप्शन है ए, यानी कि जो 46 के अकॉर्डिंग सिविल केसेस में सील है ना, कैरेक्टर है, वो रिलीवेंट ही नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सीपीसी से कि रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में है। 93 का सही ऑप्शन है सी। ठीक है, इंटरप्रेटर सूट सीपीसी में कहाँ है, तो सेक्शन 88। 94 का सही ऑप्शन है डी सी सॉरी। 95 कह रहे हैं कि मध्यस्थता की कौन सी विशेषता है, तो देखिए मध्यस्थता की विशेषता क्या है कि इट इन्वॉल्व्स ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु फैसिलिटेट्स नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज, यानी कि इसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष शामिल होता है जो पक्षों के बीच बातचीत करवाता है। 95 का सही उत्तर है डी। ठीक है, नेक्स्ट है 96 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए 96 हमारा इसमें कहा गया है ABC लिमिटेड और XYZ प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। कॉन्ट्रैक्ट में एक मध्यस्थता खंड शामिल है जिसमें कहा गया कि किसी भी विवाद को मध्यस्थता को भेजा जाएगा, हालांकि पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत होने में भी विफल रहते हैं। अब मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मध्यस्थ की नियुक्ति के मुद्दे को हल करने के लागू होंगे, तो यदि पक्षकार इस मत पर सहमत होने में विफल रहते हैं तो न्यायालय धारा 11 के अकॉर्डिंग मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। 96 का सही ऑप्शन है सी, ध्यान रखिएगा, कोर्ट करेगा अब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 ADR उपयोग का नहीं है, यानी कि कब ADR के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर यूज नहीं है। क्या इसका डिसीजन बाध्यकारी होता है, ये अक्सर अदालती कार्रवाई की तुलना में कम खर्च होता है, बिल्कुल। मुकदमेबाजी की तुलना में तेज होता है, बिल्कुल। क्या इसकी चीज़ें गोपनीय होती हैं, तो बिल्कुल। इसमें ऑप्शन कौन सा सही नहीं है, ये हमेशा इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 98 कहना चाहते हैं किरण और मीरा एक मध्यस्थता में शामिल हैं जिसमें किरण को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाने का निर्णय दिया गया था। किरण को मीरा ने यह तर्क देते हुए राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया कि मध्यस्थता प्रक्रिया में कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण अधिनिर्णय लागू करने योग्य नहीं था। अब जो किरण है उसने मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। अब यहाँ पर जो हमारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम है, ठीक है, उसके कौन से प्रावधान मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने को कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पर 98 का सही ऑप्शन है डी वाला, यानी कि अधिनियम की धारा 36 जो है वो मध्यस्थता अधिनिर्णय को स्वतः लागू करने की अनुमति देती है जब तक कि अदालत द्वारा इसे रद्द नहीं कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 99 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 78 का क्लॉज 2 किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या उसे प्रमाणित करने वाले अधिकारी के बारे में क्या प्रिजम्पशन है। दस्तावेज पर हस्ताक्षर प्रमाणन करते समय अधिकारी के पास दावा किया गया आधिकारिक पद था। 99 का सही ऑप्शन है ए। एंड लास्ट क्वेश्चन आज के एग्जाम का BSc 2023 का सेक्शन 146 जो रीडिंग क्वेश्चन की बात करता है, पूछे जा सकते हैं। कब पूछे जा सकते हैं, देखिए मुख्य परीक्षा, पुण्य परीक्षा, जिरह में बिना किसी आपत्ति के बिल्कुल नहीं पूछ सकते। जिरह के दौरान सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ये भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। किसी प्रतिबंध के बिना किसी प्रतिबंध के मुख्य परीक्षा में बिल्कुल नहीं, गलत है। तो सही क्या बचा भाई, जिरह के दौरान जब मामला शुरुआती हो, अविवादित हो
यह पर्याप्त रूप से साबित सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति है। बिल्कुल 100 का सही ऑप्शन है बी वाला। तो इस तरीके से ही हमारी सीरीज सी के 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ जिन भी स्टूडेंट्स की सी सीरीज़ है वो कृपया चेक करें और साथ ही साथ कोशिश करें कि अगर कोई और दूसरी भी सीरीज़ है तो भी आप इंक्लूड करके चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा AIB 19 एग्जाम का एनालिसिस है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और सभी चेक करें कि किसके कितने क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट किए हैं। थैंक यू।